हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन कमल कामयाब होता दिख रहा है। उत्तर भारत की कांग्रेस की एकमात्र सरकार भी जाती हुई दिख रही है। अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश की सरकार दोनों संकट में हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, उन सब की नाराजगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से है। विधायकों का कहना है कि वे पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और उसको समर्थन दे रहने वाले निर्दलीय समेत 9 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की है, जिसके चलते कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का खेल बिगड़ गया है। क्रॉस वोटिंग करने वालों में 6 विधायक कांग्रेस और 3 निर्दलीय के हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 विधायक है। कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक है, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस के पास है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से विधानसभा का समीकरण भी डगमगाता जा रहा है। बीजेपी नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो साफ कह दिया है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है। हिमाचल प्रदेश में आज राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए वोटिंग जारी है। ऐसे में प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए विपक्ष के कैंडिडेट को अपना वोट दिया है। वहीं इसके बारे में जब प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह से मीडिया वालों ने सवाल किया तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट नहीं किया है। सिंघवी के जीतने की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सूबे की सत्ता में होने के बाद भी अगर राज्यसभा चुनाव हार जाती है तो फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए भी सियासी संकट गहरा सकता है। राज्यसभा चुनाव के दौरान शिमला में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के कई विधायक सरकार के कार्य प्रणाली से नाराज हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों में नाराजगी भी स्वाभाविक है। उन्हें लगता था कि सरकार बदलने के बाद सब ठीक होगा। विधायकों को लगता था कि सरकार कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के करीब 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बता दें कि 68 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की 25 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने 35 सीट अपने नाम की थी। वहीं 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ऐसे में अगर ये बात सच होती है तो कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी और कांग्रेस के हाथ से उत्तर भारत का एकमात्र राज्य भी निकल जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी का दावा है कि सुक्खू सरकार बहुमत खो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस बौखलाहट में है। कांग्रेस के विधायक पार्टी से नाराज है। वहीं हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी नेता जयराम ठाकुर ने मंगलवार को दावा किया था कि राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अल्पमत है। यह पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी, इस पर ठाकुर ने कहा कि बजट कल बुधवार को पेश किया जाएगा। हम कल बजट पर चर्चा करेंगे और फिर हम वहां की स्थिति देखेंगे, लेकिन मैं देख सकता हूं कि सरकार बहुमत खो चुकी है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में एक रोमांचक राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ और बीजेपी को अपने उम्मीदवार के चुनाव जीतने की उम्मीद है। कुल 68 विधायकों ने राज्यसभा चुनावों में अपने वोटों का प्रयोग किया है। सबसे आखिर में चिंतपूर्णी से कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू ने वोट डाला। अस्वस्थ होने के कारण कांग्रेस विधायक बबलू को हेलीकॉप्टर से विधानसभा लाया गया था।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वोट डालने के बाद कहा कि विधायकों ने पार्टी की विचारधारा के अनुरूप वोट किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हमारे 40 विधायक हैं और यदि विधायकों को खरीदा नहीं गया होता तो हमें सारे वोट मिलेंगे। उधर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पहले कहा था कि वोट देना विधायकों का लोकतांत्रिक अधिकार है और यह जरूरी नहीं कि उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाए। उन्होंने कहा कि हमने स्थिति को देखते हुए उम्मीदवार खड़ा किया है और उम्मीद है कि सभी विधायक सोच समझकर वोट देंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्य में कांग्रेस को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बसवराज आज ही शाम को 4:30 पर बीजेपी का दामन थाम लिए। उनका बीजेपी में शामिल होने के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बसवराज पाटिल ने मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस से उनके घर पर मुलाकात भी की थी। बता दें कि बसवराज पाटिल ओसा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार 2009 और 2014 में विधायक रह चुके हैं। वे मराठवाड़ा क्षेत्र में एक प्रमुख लिंगायत नेता है। वे पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री थे। बाद में 2019 में उन्हें बीजेपी नेता अभिमन्यु पवार ने हरा दिया था। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने के बाद यह मराठवाड़ा क्षेत्र में पार्टी के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है। हाल ही में अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। वे महाराष्ट्र में कांग्रेस को पहला बड़ा झटका दिए थे। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को महागठबंधन में फूट पड़ गई। लालू यादव की पार्टी की एक महिला विधायक और कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और एनडीए का हाथ थाम लिया। दोनों विधायक ने अपनी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। जिन विधायकों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, उसमें कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ, कांग्रेस के ही विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और आरजेडी की विधायक संगीता देवी का नाम शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे महागठबंधन के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के अभी और 2 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा आरजेडी के भी कुछ विधायक संपर्क में हैं। हालांकि अनुमानों के आधार पर नामों का खुलासा करना ठीक नहीं है, मगर इतना तय है कि देर सवेर वो भी कांग्रेस और आरजेडी छोड़कर सत्ताधारी दल का झंडा उठा लेंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक सिद्धार्थ पटना की विक्रम सीट से विधायक हैं। वहीं मुरारी प्रसाद गौतम महागठबंधन की सरकार में पंचायती राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मंगलवार को महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले इन तीनों विधायकों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधानसभा लेकर पहुंचे थे। मालूम हो कि इससे पहले नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट के दौरान भी राजद के 3 विधायक भी पाला बदल चुके हैं। राजद छोड़ने वाले ये तीनों विधायक जेडीयू खेमे में चले गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 7वां समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम किसी न किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 8वां समन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। केजरीवाल ने कहा था अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वे प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शहर की एक अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 8वां समन जारी करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया था कि केजरीवाल को पेश होने के लिए भेजा गया नया नोटिस अनुचित है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है। वहीं केजरीवाल पर एक और सबसे बड़ा खुलासा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं, शीला सरकार में दिल्ली जल बोर्ड पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन 2023 तक कर्ज बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए हो गया। दिल्ली जल बोर्ड का नियंत्रण या तो उनके पास रहा है या राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज जैसे उनके करीबी लोगों के पास। दिल्ली जल बोर्ड अभी भी घाटे में है।
क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड को माध्यम बनाकर विभिन्न सरकारी ठेके उनके ठेकेदारों को बढ़ी हुई कीमत पर आवंटित किए जा रहे थे। यह एक बार की अत्याधुनिक सुपर घोटाला योजना थी। कोई मीडिया वाला यह नहीं दिखाएगा आखिर विज्ञापनों पर केजरीवाल ने 42% बजट बढ़ाकर उन्हें खिलाया है, वह कब काम आएगा। फ्री में पानी देने से भी जल बोर्ड घाटे में चल रही है। फ्री में पानी देने से ही जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। यह फ्री में पानी देने वाली खास स्कीम जिसने लागू की उसी से सारा खर्च और सारा घाटा वसूला जाना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले 22 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल 7वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हो गया है, वो भी हिमाचल प्रदेश में। एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार खड़े थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्रॉस वोटिंग हो गई और बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। दरअसल यह संख्या 8 विधायकों की थी। बीजेपी ने 8 विधायकों से संपर्क साधा था, लेकिन 2 विधायक पीछे हट गए। अभी भी बीजेपी उनके संपर्क में बनी हुई है। वैसे जिस भी मुख्यमंत्री को अपने विधायकों की खबर नहीं, वह कैसे प्रदेश चलाता होगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट हारने के बाद शाम को कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात की। अपनी हार मानते हुए भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को बधाई देने के बाद सिंघवी ने इसे अपने लिए सबक बताया। साथ ही उन्होंने रोते गिड़गिड़ाते हुए शायराना अंदाज में फिर से वापस लौटने की बात कही। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मुख्यमंत्री और सभी विधायकों को धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने पाला बदलने वाले विधायकों पर भी तंज कसा। सिंघवी ने एक शायरी सुनाई जिसमें उन्होंने कहा कि पलट के आऊं आंखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मौसम जरा बदलने दो। बुरी तरह रोते गिड़गिड़ाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन 9 विधायकों को भी धन्यवाद जो कल रात तक हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारे साथ खाना खाया, हमारे साथ जलपान किया और फोटो ली। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें से 3 विधायक तो आज सुबह हमारे साथ नाश्ता करने गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि इस हार से हमें बड़ी सीख मिली है। इसके साथ ही उन्होंने पाला बदलने वाले विधायकों से एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखने की सलाह दी। वहीं आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग करना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि ऐसा करने वाले विधायकों की सदस्यता पर कोई आंच नहीं आती। हाँ, पार्टी जरूर एक्शन ले सकती है। ऐसे विधायकों पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होता। दल बदल कानून तब लागू होता है जब कोई विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 7वां समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम किसी न किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 8वां समन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। केजरीवाल ने कहा था, अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वे प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शहर की एक अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 8वां समन जारी करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया था कि केजरीवाल को पेश होने के लिए भेजा गया नया नोटिस अनुचित है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है।
वहीं केजरीवाल पर एक और सबसे बड़ा खुलासा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं, शीला सरकार में दिल्ली जल बोर्ड पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन 2023 तक कर्ज बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए हो गया। दिल्ली जल बोर्ड का नियंत्रण या तो उनके पास रहा है या राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज जैसे उनके करीबी लोगों के पास। दिल्ली जल बोर्ड अभी भी घाटे में है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड को माध्यम बनाकर विभिन्न सरकारी ठेके उनके ठेकेदारों को बढ़ी हुई कीमत पर आवंटित किए जा रहे थे। यह एक बार की अत्याधुनिक सुपर घोटाला योजना थी। कोई मीडिया वाला यह नहीं दिखाएगा आखिर विज्ञापनों पर केजरीवाल ने 42% बजट बढ़ाकर उन्हें खिलाया है, वह कब काम आएगा। फ्री में पानी देने से भी जल बोर्ड घाटे में चल रही है। फ्री में पानी देने से ही जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। यह फ्री में पानी देने वाली खास स्कीम जिसने लागू की, उसी से सारा खर्च और सारा घाटा वसूला जाना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले 22 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल 7वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।